Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वाले पेपर का जो पार्ट 1 का वीडियो है वो मैंने पहले ही बना दिया था और अब ये उसी सीरीज़ का पार्ट 2 है। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके दिसंबर 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका हिंदी भाषा और संप्रेषण का पेपर है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि जो विशेषण होता है, ठीक है, तो जो विशेषण है उसके आपको प्रकार बताने हैं और विशेषण क्या होता है। तो विशेषण हम सभी को पता है, विशेषण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव्स, यानी कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, उनका गुण, उनकी अवस्था, आकार, संज्ञा, ये सब बताते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें बताना है गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो जो गुणवाचक विशेषण है वो क्या होता है, वो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण या विशेषताओं को बताता है। ठीक है, क्या बताता है, उसकी विशेषताओं को बताता है। यह विशेषण यह बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में कौन सा गुण है, जैसे कि सुंदर, तेज, स्मार्ट अगर हम किसी को कहते हैं तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, उनके गुणों को बता रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, वह सुंदर लड़की है, वह तेज गाड़ी है, यह बहुत स्मार्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए, हमने क्या करा, उनकी हमने क्वालिटीज़ को बताया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। देन बच्चों हमारे होते हैं परिमाणवाचक विशेषण, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो जो आपके परिमाणवाचक विशेषण होते हैं बच्चों, वो किसी वस्तु या व्यक्ति की जो मात्रा होती है, ठीक है, उसका जो परिमाप होता है, ये वर्ड आप लोगों को याद कर लेना है, उसकी मात्रा या उसका जो परिमाप होता है उसको दर्शाता है। ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी है और किसी वस्तु का कितना भाग हमने लिया है। तो यहाँ पर जिन शब्दों से हम पता कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में कि उसके अंदर परिमाणवाचक विशेषण है, तो उस सेंटेंस में हमें कुछ जैसा शब्द दिखेगा, कुछ दिखेगा, थोड़ा, बहुत, सभी, इस प्रकार के शब्द हमें दिखेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो क्या है, हमारा परिमापवाचक विशेषण है। इसके उदाहरण क्या है, मैंने कुछ किताबें पढ़ी। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे उसका परिमाप कि कितनी किताबें हैं, कुछ हैं। मेरे पास बहुत पैसे हैं, वह सभी काम कर चुका है। तो ये सारे के सारे आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे, आपके परिमापवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। देन स्टूडेंट आपका आता है संख्यावाचक विशेषण। तो जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या या उसके क्रम को बताते हैं। अब यहाँ पर आपके दो प्रकार के हैं, एक है आपके कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स यानी कि आकस्मिक संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हम 1, 2, 3, 4 एकदम प्रॉपरली बता देते हैं। जैसे कि हम लोग कह देते हैं कि मेरे पास 2 बिल्लियां हैं, मैंने 3 किताबें खरीदी, है ना। लेकिन जो क्रमवाचक होता है उसमें हम लोग कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपके ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। तो किसी वस्तु या व्यक्ति के क्रम को जब हम बताते हैं तो वो हमारा क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण होता है, और वहीं जब हम उसके नंबर को बताते हैं तो वो हमारा आकस्मिक संख्यावाचक विशेषण होता है। तो आई होप कि आपको दोनों के दोनों संख्यावाचक विशेषण अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पर, जिसके अंदर हमें प्रश्नवाचक विशेषण के बारे में बताना है, यानी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। तो यह विशेषण वाक्य में प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग होता है। यह संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है और उनसे संबंधित ये क्या करता है, हमसे सवाल पूछता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इसके उदाहरण देने हैं, जैसे कि कौन, ठीक है, क्या, ये जो शब्द हैं ये हमें क्या दिखा रहे हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि कौन सी किताब आपको पसंद है, क्या तुम मेरा साथ दोगे, कौन मेरे साथ आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। सो नाउ गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा संबंधवाचक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें आपका दिस, दैट, यह, वह, ये सारे शब्द आते हैं। सो यह विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का स्पष्ट रूप से संदर्भ दिखाता है। तो यानी कि हमें जो कोई भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान है उसको स्पष्ट रूप से दिखाता है। जैसे कि यह, तो कोई भी चीज़ जो हमारे पास होगी उसके लिए हम यूज़ करते हैं यह शब्द का, कि यह मेरी किताब है। और जो वह है, वह का यूज़ करते हैं हम दूर की वस्तु के लिए, यानी कि वह किसका घर है। तो वह हमने यहाँ पे किस लिए यूज़ किया,
दूर की वस्तु के लिए किया। और वहीं ये, तो ये जो है वो बहुवचन में नज़दीकी वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। और वे जो है वो बहुवचन, ठीक है, बहुवचन समझ रहे हो, जब एक से ज़्यादा हो, जैसे कि ये मेरी किताबें हैं, बहुवचन, प्लूरल। ओके गाइस, सो जब भी हमारे पास प्लूरल होगा तो हम ये का यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास सिंगुलर होगा तो हम यह का यूज़ करेंगे। ओके, एंड ऐसे ही हमारे पास वे है, वे जब दूर हैं तो वे लोग आ रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई एक आ रहा है तो वह आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि यह घर मेरा है, तो यहाँ पे जो घर है वो मेरे पास ही है, तो मैंने यह शब्द का उपयोग किया। वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, वो क्योंकि दूर है मुझसे तो मैंने यूज़ किया वह। ओके, देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे संबंध सूचक विशेषणों के बारे में। तो ये जो विशेषण होते हैं ये क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के स्वामित्व को दर्शाते हैं। तो ये वाक्य में संज्ञा से पहले आता है और किसी चीज़ के मालिक का पता दे देता है। तो यानी कि ये हमें बताता है कि कोई भी जो चीज़ है ये संज्ञा से पहले आएगा और बता देगा कि वो चीज़ किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, वो उसका है, हमारा है, उनका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद कर लेनी है, ये दर्शा रहा है स्वामित्व को। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें इसके वाक्य के उदाहरण देने हैं, जैसे कि यह मेरा बस्ता है, उसका घर बहुत बड़ा है, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। एंड देन इस तरीके से हमने क्या कह रहा, ऑल द टाइप्स ऑफ जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो में से आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप लोग अपने नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम में आपके काम आएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोग निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, उनका गुण, उनकी अवस्था, उनकी संज्ञा और मात्रा बताते हैं। इसके हमने कई सारे प्रकार पढ़े और इन प्रकारों का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की विशेषताओं को और अधिक स्पष्ट और विशिष्ट बनाता है। तो हर एक आंसर में आपको अपना निष्कर्ष जरूर लिखना है। शुरुआत में आपने विशेषण की डेफिनेशन बताकर वहां पर ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। सो इस तरीके से आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा आंसर लिखकर आ सकते हैं, बट अगर आप लोग चाहें तो एग्जाम्पल्स को चेंज कर देना। सो नाउ गाइज, यहाँ पर हमें संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि बच्चों संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण क्या है, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों, अपनी भावनाओं या सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि हम जो कम्युनिकेट करते हैं, हमारे काफ़ी सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल सोशल मीडिया ही वन ऑफ द बिगेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनकर रह गया है। तो संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है, संप्रेषण का उद्देश्य होता है विचारों का आदान प्रदान करना। यानी कि सपोज मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं भी तो संप्रेषण कर रही हूँ, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मैं भी यहाँ पे संप्रेषण कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे विचार हैं उनका आदान प्रदान कर रही हूँ, ताकि दोनों पक्षों के बीच समझ और विचारों का मेल जोल हो सके। जब आप लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, मेल जोल बढ़ा रहे हैं हमारे चैनल के साथ। तो यह एक दो तरफा प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश भेजना और प्राप्त करना शामिल होता है। अब यहाँ पर हमें बताना है भाषिक संप्रेषण यानी कि लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमें समझाना है। तो बच्चों देखो, जो भाषिक संप्रेषण होता है इसके अंदर हम शब्दों, वाक्यों और भाषा के अन्य तत्वों का उपयोग करते हैं ताकि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाएं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से भाषा के माध्यम से होती है और इसमें शब्दों, वाक्यों, संरचनाओं और व्याकरण का उपयोग होता है। तो बेसिक सी बात है कि भाषिक संप्रेषण में जो चरण होता है, सबसे पहले होता है आपका सेंडर, जो कि क्या कर रहा है, मैसेज को सेंड कर रहा है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया का पहला तत्व होता है स्रोत, यानी कि वो व्यक्ति या संस्था जो संदेश को भेज रहा है। तो यदि एक शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है तो शिक्षक क्या है, स्रोत है, जो कि जानकारी, संदेश जो है वो छात्रों को दे रहा है। अब दूसरी चीज हो जाती है आपका संदेश यानी कि मैसेज। तो शिक्षक ने छात्रों को गणित के प्रश्न समझाए, तो यहाँ जो हमारे गणित के प्रश्न हैं वो उनके उत्तर जो हैं और उनके जो उत्तर हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे संदेश हो जाएंगे। तो संदेश क्या होते हैं, एक प्रकार की जानकारी होते हैं। जो जानकारी कौन भेजता है, स्रोत भेजता है। तो हमारे पास स्रोत होता है जो कि क्या भेजता है, जानकारी, जिसे हम लोग संदेश यानी कि मैसेज कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है बच्चों एनकोडिंग। अब एनकोडिंग क्या है, अब देखो यहाँ पर जो एनकोडिंग यानी कि जो आपका कोडिंग होता है वो एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो जब स्रोत ने अपने विचारों को भेज दिया, तो यहाँ पर जब हमने उन विचारों को सुना, यानी कि टीचर की बात जब बच्चों ने सुनी, तो क्या होगा, बच्चे उसको एनालाइज करेंगे। यह एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो विचारों को क्या करेंगे,
समझेंगे, ठीक है, समझने योग्य रूप में बदला जाएगा। तो शिक्षक ने छात्रों को फल के बारे में बात करते समय उन्हें शब्दों में बदला, जैसे संतरा, सेब, केला। अब यहाँ पर हम बताएंगे चैनल के बारे में। तो चैनल क्या होता है कि अगर शिक्षक ने छात्र से सवाल पूछा तो वह मौखिक चैनल के द्वारा हुआ। तो अगर संदेश कागज पर लिखा गया है तो वह क्या हो जाएगा, आपका लिखित चैनल के अनुसार हो जाएगा। फिर होता है आपका रिसीवर, यानी कि आपका विकारक होता है। तो छात्रों ने शिक्षक द्वारा पूछा गया सवाल सुना और उसे समझा, तो ये क्या है, आपका विकारक हो जाएगा। फिर यहाँ पर डिकोडिंग होती है, कोड का अनुवाद होता है। और फिर आपकी प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक आता है। तो जो छात्र हैं अब क्या करेंगे, शिक्षक को जवाब देंगे, जी हाँ मैंने समझ लिया है। तो इस तरीके से आपका जो है ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। फिर लास्ट में आपका नॉइस होता है। तो अगर कोई गाड़ी का शोर है तो शिक्षक का संदेश छात्रों तक नहीं पहुंच पाता, तो यह शारीरिक शोर है। तो अगर छात्र मानसिक रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मानसिक शोर भी हो सकता है। तो संप्रेषण में शोर वह कोई भी अवरोध होता है जो संदेश के सही ढंग से संप्रेषण को रोकता है, यानी कि जब हमारा संदेश सही से नहीं पहुंचा तो वो नॉइस कहलाती है। अब भाषिक संप्रेषण बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो ये समाज के व्यक्तिगत संबंधों में सुधार करता है, सूचना का आदान प्रदान हो पाता है इसकी वजह से, और शिक्षा और ज्ञान का क्या होता है, प्रसार होता है। देन आप लोग इसका निष्कर्ष दे देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें उच्चारण के आधार पर किए जाने वाले वर्णों के भेद की चर्चा करनी है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लो। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उच्चारण के आधार पर किए जाने वाले वर्णों के जो भेद हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वर्ण विज्ञान, यानी कि फोनोलॉजी। तो हिंदी भाषा में वर्णों को उच्चारण के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। तो जो हमारे वर्ण हैं उनको विभिन्न प्रकारों में हम बांटते हैं, और इन भेदों का उद्देश्य शब्दों की सही पहचान और उच्चारण में सहूलियत प्रदान करना होता है। तो यानी कि हम इनको इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमारी हिंदी भाषा में जो भी शब्द हैं उनका सही उच्चारण क्या है, उनकी पहचान क्या है। अब जो हमारे वर्ण हैं वो दो होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद आपको बताने हैं। सबसे पहले बच्चों आपके स्वर होते हैं। तो स्वर क्या है, स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण के समय श्वास में कोई रुकावट नहीं आती, यानी कि जिसमें आपके 11 स्वर आते हैं, जिसमें आपका आ ई ऊ ये तो आता है, री से ऋषि आता है, और आपका ए से एड़ी, ओ से औरत वाला जो अंगा तक होता है सारा वो आता है, ठीक है। अब ये जो हमारे स्वर होते हैं इनकी दो श्रेणियां होती हैं। इसमें हमारे दीर्घ स्वर होते हैं और ह्रस्व स्वर होते हैं, शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, जिनकी लॉन्ग साउंड होती है ना, बड़े वाले और छोटे वाले दोनों होते हैं। जैसे छोटा आ और बड़ा आ होता है, तो छोटा आ आपका शॉर्ट वॉवल में आएगा, बड़ा आ आपका लॉन्ग वॉवल में आएगा। तो जो बड़ा आ का उच्चारण है उसमें अधिक समय लगता है। जैसे हम कह रहे हैं आम, ठीक है, और अगर हम कह रहे हैं अन्न, तो यहाँ पे अन्न में हमने जो अ है वो छोटा लिया है, तो उसमें हमने थोड़ा समय यूज़ किया, और बड़े वाले में हमने अधिक समय यूज़ किया। फिर बच्चों हमारे होते हैं व्यंजन, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। तो अब उच्चारण के आधार पर ये हमारे कई सारे हैं, जैसे कि इसमें हमारे सारी लाइंस आती हैं जो आपका क ख ग घ ड़ होता है, जिन्हें हम कंठ्य कहते हैं, जिनका उच्चारण हम लोग अपने कंठ से करते हैं, अपने गले से करते हैं, यानी क ख ग घ ड़। फिर होते हैं हमारे तालव्य, यानी कि जिनका उच्चारण हम लोग अपने तालू से करते हैं, जैसे कि चै, छै, जै, झ, ठीक है। फिर आपके दांतों वाले होते हैं, जिसमें आप लोग ट, ठ, डा ये वाले आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपके सेरिब्रल वाले आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इन सब का बता देना है कि कहाँ से हम कौन से का उच्चारण करते हैं। जैसे कि ओष्ठ्य का हम लोग होठों से करते हैं, जैसे प, फ, ब। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर आपके जो होठ हैं, होठों से इनका उच्चारण हो रहा है। और वहीं जो आपका त, थ, द है, उसमें आपके जीभ की मूर्धा से, यानी कि जीभ के ऊपरी हिस्से से उच्चारण हो रहा है। और यहाँ पर आपके एक और होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं अलव्य, यानी कि जिनका उच्चारण जीभ और दांत के पास से होता है, जैसे कि ल और रा, ठीक है। अब उच्चारण की गति के आधार पर अगर हम बात करें कि कौन देर तक चलते हैं, कौन कम देर तक चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके होते हैं विसर्ग। तो यहाँ पर आपका क, ख, क, ता और जो प है, ठीक है, उच्चारण में श्वास की पूरी रुकावट हो रही है इसके अंदर। और वहीं जो हमारे संसर्ग हैं, इनके अंदर श्वास की पूरी तरह से रुकावट नहीं, बल्कि किसी स्थान पर हल्का संकुचन है, जैसे कि श है ना जो। अब यहाँ पे देखो कि पूरा नहीं है, हल्का सा इसमें हमारा संकुचन है, जैसे कि श, सा और हा। और वहीं जो हमारा म है, न है और ड़ है, ये हमारे अनुनासिक होते हैं, नेसल साउंड्स होती हैं। तो उच्चारण की शक्ति के आधार पर फिर हम लोग विभाजन करेंगे इनका। इसमें हमारे होते हैं मुलायम व्यंजन, जैसे कि का, गा और जा, और कठिन भी होते हैं जिसमें हमारा ता, पा और बा आता है।
स्वर और व्यंजनों का जो हम संयोजन करते हैं तो उसमें हमारे संयुक्त वर्ण आते हैं। संयुक्त वर्ण समझते हो ना, जो 2 वर्णों से बनता है, जैसे कि त्रा से त्रिशूल, श से क्षत्रिय और आपका ज्ञा से ज्ञानी, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। सो यहाँ पर बच्चों फिर आप लोग अपना निष्कर्ष दे देंगे। सो आई होप कि आपने काफ़ी अच्छे से ये जो रिवीजन है इसको देखा होगा और अपने जो आंसर्स हैं उनको रिवाइज कर लिया होगा। तो हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर पार्ट 1 भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था।